तो क्या हाल चाल, बढ़िया सब। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नवोदय अकेडमी पर। हम हैं नवोदय कलम से क्रांति। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th 2023 विज्ञान के पेपर कोड 824 ईके के बहुविकल्पी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके हमें वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है। वास्तविक प्रतिबिंब अर्थात प्रतिबिंब हमारा क्या है, उल्टा है। तो हमें पता है कि प्रतिबिंब यदि उल्टा बन रहा है और वास्तविक है तो वह हमेशा कहाँ रखा रहेगा बच्चों, वक्रता केंद्र सी और फोकस बिंदु एफ के मध्य रखा होगा। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें बोला है कि किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो हम जानते हैं कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो f का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ये क्या है, इसका मात्रक है 1/मीटर। 1/मीटर का मतलब क्या हुआ, प्रति मीटर। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें बोल रहा है कि एक श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तो उस रंग में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग में लिया होगा, तो सबसे अधिक विचलन कौन सा रंग लेता है, जो हमारा वायलेट कलर होता है अर्थात बैगनी कलर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें मैं पूछा है कि सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। तो सूर्य श्वेताभ दोपहर के समय प्रतीत होता है। ठीक है, दोपहर के समय जब सूर्य हमारे सिर के एकदम ऊपर होता है तो उस समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है, हमें श्वेत, वाइट। अगला क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम जानते हैं बच्चों क्या कि R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपान ए होता है। अर्थात R जो है वह लेंथ पे तो निर्भर करेगा, तो चालक की लंबाई पे तो निर्भर कर ही रहा है। दूसरा यहाँ पे ए आ रहा है, दैट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी निर्भर करेगा, तो चालक के अनुप्रस्थ काट पे भी ये निर्भर कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है चालक का आकार। हाँ, तो चालक के आकार पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि चालक का यदि आकार बड़ा है तो उसकी लंबाई बड़ी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन चालक पदार्थ का जो घनत्व होता है उस घनत्व पर निर्भर नहीं करता। इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वो बोल रहा है कि कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने के लिए उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम हमें पाना है, तो हमें उसको किस तरीके से जोड़ना पड़ेगा। तो हमें परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम पाना है, अर्थात उन सभी चारों के चारों रेजिस्टेंस को हमें पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में समांतर क्रम की बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है कि एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में किस नियम का प्रयोग करेंगे। यदि करंट ऐसे जा रहा है तो हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे, रूल दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। ठीक है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्शन में आप ऐसे अपना अंगूठा रखिए और ये अंगुली जिधर कर्ल होगी वो डायरेक्शन देता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु जो है जो ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी। तो हम जानते हैं कि जो मेटल जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह ठंडे जल से आसानी से अभिक्रिया करके वहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर सकता है। तो हम देखिए, यदि आपको मैं रिएक्टिविटी सीरीज बताऊं तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। तो केदार तो के पहले आ रहा है, तो के क्या होता है हमारा, पोटेशियम होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा एल्कीन है। एल्कीन की बात कर रहा है, एल्कीन। एल्कीन के अंतिम में हमारा क्या आता है, ई एन आता है, दैट मीन्स डबल बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड जिस कंपाउंड में होगा हमारा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, इसमें सब सिंगल बॉन्ड ही है, इसमें भी ट्रिपल बॉन्ड दिया है, डबल बॉन्ड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि एक विलेन है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहा है। लाल को नीला करने का मतलब क्या होता है, जो विलेन की प्रकृति होगी वह क्षारकी प्रकृति का होगा। हम जानते हैं कि जब यदि कोई विलेन क्षारकी प्रकृति का है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन में हम पाते हैं कि 8 एक मान दिया हुआ है जो 7 से अधिक है, अतः इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो उसमें हमारा एक वन कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सहसंयोजी संबंध। क्यों, क्लोरीन का यदि आप स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, एक क्लोरीन और लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से क्लोरीन का हमारा आबद्ध बनता है, इस तरीके से।
तो ये एक बॉन्ड बन रहा है, दैट मीन्स ऐसे बनेगा Cl इस तरीके से इसमें एक सहसंयोजी आबंध पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोग होता है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, जिसको हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं, जिसका हमारा केमिकल फार्मूला CaOCl2 होता है। तो इसमें से क्लोरीन ही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए। इस तरीके से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से एक नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आयनों के विनिमय से एक ही अभिक्रिया है जिसमें हमारे क्या कहते हैं, एक नए प्रकार के यौगिक बनते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है उसके द्वारा ये होता है। तो बच्चों इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन दिया नहीं है, आप टिक क्या किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछ रहा है हमें पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है। तो पादप में जाइलम जो होता है जड़ द्वारा अवशोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, अर्थात ये जल के वहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया था। तो उन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। अगले सवाल में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनियाँ भी होती हैं, शुक्र वाहिका जो है ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो हमारे स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्लोरोफिल तो चाहिए ही चाहिए होता है, और H2O वाटर चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ठीक है, इसके साथ साथ सनलाइट चाहिए होता है। ये चार हमारी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ठीक है, क्लोरोफिल दिया हुआ है, सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है। इस तरीके से चारों चीज़ें चाहिए होती हैं। अगले क्वेश्चन हमसे पूछा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। तो हमारा हाथ और कुत्ते का गर्भपात सही है, हमारे दांत हाथी के दांत ये भी सही है, आलू एवं घास का ऊपरी भुस्तारी ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन हमारा ईस्ट में होता है। ठीक है, और अगले में पूछा हमें प्राकृतिक वर्णवाद के प्रतिपादन किसने किया। तो इसका प्रतिपादन कौन किया था बच्चों, डार्विन ने किया था। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।